नमस्कार दोस्तों। भोपाल में यूनियन कार्बाइड के पेस्टिसाइड प्लांट में गैस लीक, आसाम में ऑयल वेल पर आग लगना, विशाखापट्टनम में केमिकल प्लांट में गैस लीक होना। मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है कि इन डिजास्टर्स में कितने लोगों की मौत हुई है और इनडायरेक्टली कितने हजारों लोग अफेक्ट हुए हैं। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं और आपसे पूछता हूं यहां पर, क्या आप चाहेंगे दोस्तों कल को ये डिजास्टर्स आपके घर के साइड में हो, आपके गांव में, आपके शहरों में हो? नहीं चाहेंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड में जो मैं कहूंगा वो जरूर करना। 1984 के भोपाल गैस डिजास्टर के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि जो भी इन्वायरमेंटल लॉज इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं वो सफिशिएंट नहीं है। अगर हमें ऐसे डिजास्टर्स को फ्यूचर में होने से रोकना है तो हमें और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लॉज की जरूरत पड़ेगी। इसी रीजन से 1986 में इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट के अंदर एक नया प्रोसेस था जिसका नाम है EIA, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। ये प्रोसेस दोस्तों इंडिया में हर प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। यानी कोई रियल एस्टेट बनाया जा रहा हो इंडिया में कहीं पर, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, जैसे कि कोई डैम खड़ा किया जा रहा हो, कोई हाईवे बनाया जा रहा हो, या कोई कोल माइन बनाई जा रही हो, या कोई केमिकल प्लांट बनाया जा रहा हो, EIA इन सब पर एप्लीकेबल है। ये प्रोसेस ये कहता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा एनवायरमेंट पर। अगर हम यहाँ कोल माइन बनाने जा रहे हैं तो कितने जंगल काटे जाएंगे, यहां रहने वाले गांव वालों पर क्या असर पड़ेगा, क्या वो अपनी नौकरियां खो देंगे? हमें यह देखना चाहिए कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट कितना होगा, नेगेटिव इंपैक्ट कितना होगा, और नेगेटिव इंपैक्ट को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को लगता है यहां पर कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसको क्लियरेंस नहीं देनी चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट को। तो इसलिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस EIA के बेसिस पर दी जाएगी। इस पूरे प्रोसेस का एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दिखा देता हूं। पहले साइट सिलेक्शन की जाएगी कि देखो हमें इस जगह पर एक कोल माइन बनानी है। उसके बाद इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करी जाएगी, फिर NOC के लिए अप्लाई किया जाएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फिर पब्लिक हियरिंग कंडक्ट करी जाएगी, जनता से पूछा जाएगा, वहां रहने वाले लोगों से कि आपकी क्या राय है। और उसके बाद इस चीज पर रिपोर्ट बनाकर इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी को दे दी जाएगी, जो कि एक कमेटी है एक्सपर्ट्स की और साइंटिस्ट की, जो ये जज करेंगे कि यहां पर बनाना सही रहेगा कोल माइन को या नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है इससे, या कोई और सजेशन है हमारी कि इस नेगेटिव इंपैक्ट को कम करने के लिए हम कुछ और कर सकते हैं, जैसे कि वहां रहने वाले गांव के लोगों को कुछ और नौकरी पे दे दी जाए, और जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है यहां पर उसके कॉम्पनसेट करने के लिए कहीं और पेड़ उगा दिए जाए। तो ये कमेटी डिसाइड करेगी और सजेशंस बताएगी कि ये सजेशंस करनी चाहिए इस कंपनी को, और उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, इसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। तो सुनने में ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन रियलिटी में इसकी इंप्लीमेंटेशन इतनी इफेक्टिव नहीं रही है। बहुत कमियां हैं इस लॉ में और बहुत मिसयूज भी किया गया। ऐसे कई केसेस देखने को मिले हैं कि यहां पर किसी ने कोल माइन बना दी, पावर प्लांट बना दिया बिना पब्लिक हियरिंग कराए, जैसे कि छत्तीसगढ़ के केस में एक स्टील एंड पावर लिमिटेड प्लांट बनाया गया था, कोई ढंग से पब्लिक हियरिंग नहीं कराएगी। ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर पब्लिक हियरिंग होती है लेकिन कंपनी अपने लोगों को भेज देती है लोगों को धमकाने के लिए कि यहां पर कुछ मत बोलना। कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पर ये EIA की रिपोर्ट फर्जी बनाई जाती है, ढंग से कंडक्ट नहीं कराई जाती। और एग्जैक्टली यही रीजन है दोस्तों कि हमारे देश में फिर ये विशाखापट्टनम गैस लीक जैसे डिजास्टर्स होते हैं। इस स्पेसिफिक केस में इस केमिकल प्लांट को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस तक नहीं मिली थी, फिर भी ऑपरेट करने लग रहा था। आसाम में जो अभी ऑयल वेल पर आग लगी थी उसमें क्या कहानी थी, उसमें पब्लिक हियरिंग्स नहीं कंडक्ट कराई गई थी, इन्वायरमेंटल लॉज को वायलेट करता था वो गैस वेल, फिर भी वो ऑपरेट करने लग रहा था। तो क्लियर कट आप देख सकते हैं कि इन लॉज को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ऐसे डिजास्टर्स होने लग रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें इस लॉ को और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, इसकी इंप्लीमेंटेशन को और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है आज के दिन। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों, सरकार ने इसका एक नया ड्राफ्ट रिलीज किया है EIA का, और सरकार इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करने लग रही है। इस साल सरकार ने कहा कि ये EIA के प्रोसेस में कुछ चेंजेस ला रहे हैं, और मार्च के महीने में इन्होंने अपना ड्राफ्ट जारी किया। ये करीब 80 पेज का डॉक्यूमेंट है, सरकार की वेबसाइट पे अवेलेबल है। सरकार ने लिखा है कि ये क्या क्या चेंजेस लाएंगे इस इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में, और जो ये आइडियली लॉ बनाना चाहते हैं। हमारे को, जनता को, इन्होंने 11 अगस्त तक का टाइम दिया है। अगर हम में से किसी को लगता है इस लॉ में कुछ कमी है, हम कुछ अपनी चेंजेस सजेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं सरकार को इस ईमेल आईडी पर लिखकर। प्रॉब्लम यह है दोस्तों, इस नए EIA के ड्राफ्ट में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये इन्वायरमेंट एक्ट को और स्ट्रांग बनाने की जगह उसे और कमजोर बनाने लग रहा है, ताकि ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सब इसे आसानी से एक्सप्लॉइट कर पाए। और ये जो डिजास्टर्स हम होते हुए देख रहे हैं, ये फ्यूचर में डिजास्टर्स और बढ़ ही जाएंगे। कैसे, आइए एक एक करके देखते हैं। पहली प्रॉब्लम यह है कि इस ड्राफ्ट में पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस है, यानी कोई प्रोजेक्ट यहां पर अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुका है लेकिन उसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रोजेक्ट यहां पर ऑलरेडी ऑपरेट करने लग रहा है बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस बाद में भी ले सकता है। ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है दोस्तों, क्योंकि आपने विशाखापट्टनम गैस लीक देखा, वहां पर वो केमिकल प्लांट बिना इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के ऑपरेट करने लग रहा था। तो इस नए लॉ के हिसाब से वो कंप्लीटली लीगल होता, सही होता वो जो प्लांट करने लग रहा था। सोचकर देखिए, यहां पर कोई कोल माइन बनाई जा रही है पूरा जंगल काट कर, वहां सरकार कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनते रहने दो, इन्हें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस बाद में भी मिल सकता है अगर हमने पहले कोई क्लियरेंस नहीं दिया तो। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में अपना जजमेंट भी दिया था कि ये पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस गलत चीज है, ऐसा लॉ नहीं बनाया जाना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम, पब्लिक हियरिंग का टाइम कम कर दिया गया। पहले 30 डेज दिए जाते थे पब्लिक हियरिंग के लिए, अब सिर्फ 20 डेज दिए जाएंगे। ये क्लियरली लिख रखा है पेज नंबर 47 पे, पॉइंट 3.1 की आप लास्ट लाइन पढ़ेंगे, अ मिनिमम नोटिस पीरियड ऑफ 20 डेज शैल बी प्रोवाइडेड टू द पब्लिक फॉर फर्निशिंग द रिस्पॉन्सेज। ये 20 डेज कितने हैं? जो 30 डेज का टाइम था वो भी कम ही था। आप सोचकर देखिए, यहां पर कोई बड़ा सा डैम बनाया जा रहा है तो जिसको बनाने में 6-7 साल लग सकते हैं, और यहां पर आप गांव वालों को सिर्फ 20-30 दिन का समय देने लग रहे हो कि वो इसे एसेस कर पाए कि हमारे को क्या नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है इससे, वो अपनी बात पहुंचा पाए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक। बहुत ही कम टाइम में। तीसरी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रोजेक्ट यहां पर किसी इन्वायरमेंटल लॉ को वायलेट करता है तो अब जनता के पास हक नहीं है उस वायलेशन को पॉइंट आउट करने का। ये वायलेशन अब सिर्फ वायलेटर खुद ही बता सकता है या सरकार बता सकती है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, मान लो मैं यहां पर कोल माइन बनाने जा रहा हूं एक जंगल के बीच में, पूरा जंगल काट के एक नेशनल पार्क के बीच में मैं कोल माइन बनाता हूं जो कि इन्वायरमेंटल लॉ की वायलेशन है। अब पूरी जनता ये होते हुए देखती है, लेकिन जनता कुछ नहीं कर सकती। यहां पर जनता के पास हक नहीं है वायलेशन पॉइंट आउट करने का, सिर्फ वायलेटर खुद ही बोल सकता है। मैं खुद ही बोल सकता हूं कि यहां पे मैं गलत कर रहा हूं, कोल माइन बना के लॉज को वायलेट कर रहा हूं, या फिर सरकार बोल सकती है। पेज नंबर 29, पॉइंट नंबर 22, द कॉग्निशन ऑफ द वायलेशन शैल बी मेड ऑन द सुओ मोटो एप्लीकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। सुओ मोटो एप्लीकेशन मतलब मैं खुद ही, जो प्रोजेक्ट बनाने वाला है वो खुद ही पॉइंट आउट कर सकता है वायलेशन को, या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी या अप्रेजल कमिटी और रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये तो बिल्कुल ही बकवास पॉइंट है, क्योंकि बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर यहां पर कोई चोरी करता है तो सिर्फ चोर खुद ही बता सकता है कि मैंने यहां पर चोरी करी है, आप में से कोई नहीं बोल सकता है। चौथी प्रॉब्लम, अभी तक क्या होता था कि अगर कोई प्रोजेक्ट नेशनल डिफेंस या सिक्योरिटी को कंसर्न करता है तो उस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन पब्लिक में नहीं डाली जाती थी, पब्लिक हियरिंग नहीं होती थी उसको लेकर, जो कि ठीक चीज है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स में करने की जरूरत नहीं है अगर नेशनल सिक्योरिटी को कंसर्न करता है। लेकिन इस नए ड्राफ्ट में दोस्तों सरकार ने एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करी है, पेज नंबर 9.7, ऑल प्रोजेक्ट्स कंसर्निंग नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी और इन्वॉल्विंग अदर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस एज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तीसरा पार्ट है ना, ये प्रॉब्लमैटिक है। सरकार कह रही है कि सरकार को जो लगता है जो स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है उसमें सरकार अब पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं रिवील करेगी, पब्लिक हियरिंग नहीं होगी। मतलब सरकार अपनी तरफ से एक स्ट्रैटेजिक का थप्पा डाल सकती है किसी भी प्रोजेक्ट पे। कल को यहां पर कोई कोल माइन बनाता है रैंथमबोर पार्क के ऊपर और जनता बोलती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, हमें डिटेल बताई जाए, सरकार स्ट्रैटेजिक का थप्पा लगाकर बोलेगी नहीं, हम कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे इसके ऊपर। तो अब सरकार के ऊपर है कि क्या स्ट्रैटेजिक है क्या नहीं है स्ट्रैटेजिक, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी से कंसर्न भी ना करता हूं। पांचवी प्रॉब्लम, सरकार ने और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स डिफाइन किए हैं कि जिनमें पब्लिक कंसल्टेशन तो वैसे भी नहीं करी जाएगी। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, आप जाइए पेज नंबर 19 पे, पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है कि द पब्लिक कंसल्टेशन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग, और इन्होंने ABCD करके पॉइंट्स बता रखे हैं कि किन किन प्रोजेक्ट्स में पब्लिक कंसल्टेशन नहीं कराई जाएगी। उसमें एक पॉइंट है पॉइंट नंबर F, ऑल लीनियर प्रोजेक्ट्स इन बॉर्डर एरियाज। और आप बॉर्डर एरिया की डेफिनेशन पे जाएंगे पेज नंबर 3.6 पर, तो आप देखेंगे कि बॉर्डर एरिया मींस एरिया फॉलिंग विद इन 100 किलोमीटर्स एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो बेसिकली आप समझ लीजिए जो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पर ना के बराबर पब्लिक कंसल्टेशंस कभी भी करने को मिलेंगी, और वो तो वैसे भी कितना इकोलॉजिकली सेंसिटिव पार्ट है। हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितने सारे जंगल हैं जो बचे हुए हैं अभी भी, जिन्हें काटा नहीं गया है, अब वो बहुत खतरे में आ जाते हैं इसकी वजह से। अब सरकार जनता से नहीं पूछने वाली यहां पर। आप देखिए 100 किलोमीटर कितना बड़ा एरिया होता है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बॉर्डर से आप 100 किलोमीटर की लाइन देख लीजिए मैप पर, कहां तक रीच आउट करती है, ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कवर करती है, जहां पर पब्लिक कंसल्टेशन अब नहीं होंगी प्रोजेक्ट्स की। जंगल काटे जाएंगे, कोल माइंस बनाई जाएंगी, केमिकल प्लांट्स बनाए जाएंगे बिना जनता से पूछे अब यहां पर। लेकिन अभी भी समय है दोस्तों, सरकार ने चेंजेस अभी इंप्लीमेंट नहीं किए हैं, ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है अभी तक। हमारे पास अगस्त 11 तक का टाइम है, अगस्त 11 तक की डेडलाइन है, थैंक्स टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने सरकार पर प्रेशर बनाकर डेडलाइन को आगे बढ़ाया है कि हम अपनी सजेशंस भेज सकते हैं सरकार को कि क्या चेंजेस हम चाहते हैं इस ड्राफ्ट में,
और सजेशंस हम भेज सकते हैं इस ईमेल आईडी पर eia2020-moefcc@gov.in। तो पहली सजेशन तो मेरी ये रहेगी कि अब जो भी मैंने आपको इस वीडियो में समझाया, आप अपने शब्दों में इसे लिखिए और फिर सरकार को इस ईमेल एड्रेस पर भेजिए। मैं जानता हूं कि आपके पास पूरा ये 80 पेज का ड्राफ्ट पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए मैंने इस डॉक्यूमेंट में उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया है जो प्रॉब्लमैटिक हैं, और इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां जाके इसे एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं कि इन पॉइंट्स का क्या मतलब आ रहा है और क्या चेंजेस सरकार को यहां पर लाने चाहिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सजेशंस को जो बाकी लोग सजेस्ट कर रहे हैं जिन्होंने पूरा ड्राफ्ट पढ़ा है सही से। ऐसा ही एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं दोस्तों, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट का, जिन्होंने एक क्लियर कट बताया है कि सरकार को ये चेंजेस इंप्लीमेंट करने चाहिए। उसे भी आप कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी डाल दिया है। हम करीब करीब 1 मिलियन लोग होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे, और सोचकर देखिए अगर हर एक इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है उसने ईमेल भेजी सरकार को, तो 1 मिलियन लोगों की ताकत कितनी हो सकती है, कितना प्रेशर बिल्डअप हो सकता है सरकार के ऊपर यहां पर चेंज लाने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ 1-2 इंसान को कंसर्न करती हो या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को कंसर्न करती हो। ये एक ऐसी चीज है दोस्तों जो देश में रहने वाले हर इंसान को कंसर्न करती है। ये डिजास्टर्स जो होते हैं, कल को आपके घर के बाहर भी ऐसा डिजास्टर हो सकता है। जब जंगल कटते हैं देश में, हवा में पोल्यूशन फैलता है, हम में से हर किसी को उससे फर्क पड़ता है, हर किसी पर अल्टीमेटली इसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है दोस्तों। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव पर, या यूट्यूब पर मेंबर बन के ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशन और काम के वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहूं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया तो बात तक नहीं करता है, जिनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मेन स्ट्रीम मीडिया से हटाकर रखा जाता है। देखिए कितने कमाल की बात है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। बहुत बहुत धन्यवाद।